हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर अवकल समीकरण के एक्सरसाइज 9.4 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक मैंने क्लियर कराया है। यदि अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके बाद उसे भी देख लें और वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लास्ट तक देखें। इसके बाद फिर अपने आप भी क्वेश्चन हल करने का प्रयास करें। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। cos dy/dx इक्वल टू ए है बिलोंग्स टू आर फॉर रियल नंबर्स। y दिया है 1 यदि x बराबर 0। तो ये क्यों दिया रहता है? ये c का मान निकालने के लिए दिया रहता है। तो यहाँ पे आप शुरू कर लेंगे क्वेश्चन को। cos dy/dx इक्वल टू a, तब यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू आएगी, cos जब a के पास जाएगा तब ये cos इनवर्स a हो जाएगा। फिर dy को यहीं छोड़ देंगे, dx को उधर ले जाएंगे। भले ही ये x का फलन तो नहीं है, एक कांस्टेंट है, बट इसी के साथ में dx को ले जाना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? फिर हम करेंगे इंटीग्रल dy इक्वल टू कोस इनवर्स a dx, इसका करेंगे। तो ये जो कोस इनवर्स a है ये बाहर आ जाएगा और dx यानी कि एक का ही होगा बस। यहाँ पे जैसे ये है तो ये 1 इंटू dy इसको लिख सकते हैं और इसको cos इनवर्स a 1 इंटू dx, यानी कि यहाँ पे होगा y और ये हो जाएगा cos इनवर्स a और इस एक का आएगा x और प्लस में एक कांस्टेंट भी ले लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो वैल्यू दी है y बराबर 1 तथा x बराबर 0 रखने पर, ऐसा करने से c की वैल्यू आएगी। तो y लिखेंगे 1, कोस इनवर्स a गुणा इसकी जगह 0 प्लस c। तो इसका मतलब c यहाँ से 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका मान तो यहाँ से 0 आ जाएगा। c का मान जब 1 आ गया तब हम ये यहाँ से इसको फर्स्ट मान के यहाँ छोड़ लेंगे। तब इसी फर्स्ट में फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू एक्स कोस इनवर्स a, x मैंने पहले लिख लिया, प्लस c की जगह 1, ये हुआ। यह तो आंसर आप यहाँ छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे चला सकते हैं थोड़ा सा। जैसे कैसे देखो, इस एक को उधर ले आओ, y माइनस 1 बराबर एक्स कोस इनवर्स a और कोस इनवर्स a बराबर आ जाएगा y माइनस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि ये जो गुणा का x है इसके नीचे पहुँच जाएगा। यदि हम a निकालना चाहें यहाँ से तो ये हो जाएगा कोस y माइनस 1 अपॉन एक्स। तो जिस रूप में हम इसको लेकर चले थे उसी रूप का फाइनली हमने इसको शो कर दिया है। तब ये आपका आंसर बन गया है। इससे ज़्यादा इसको मत करना। यहाँ भी आप छोड़ देंगे तो गलत कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर यहाँ तक लाएंगे, जिस फॉर्म से हम लेके चले हैं उसी फॉर्म में हम वापस लाएंगे, तब ज़्यादा बेटर होगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। dy/dx y tan x दिया है, तो इसे एक बार मैं नोट डाउन कर देता हूँ। देखिए ये जो dy है इसके नीचे तो y आ जाएगा और ये dx उधर चला जाएगा, tan x dx। अब क्या काम करना है? इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल कर देते हैं, तो dy/y इक्वल टू tan x dx। तो इसका हमें पता है क्या बन जाएगा, ये तो log y बन जाएगा, आपको भी पता है। tan x का होता है माइनस log cos x, और नहीं log cos x लिखना तो sec x भी सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? log sec x भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे हो, चलो sec x ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्लस में भी एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जब ये भी log में आया है, ये भी log में आया है, तो कांस्टेंट को भी आप log में ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए ये हुआ y log y बराबर, इन दोनों को एक कंबाइंड कर देंगे, log c sec x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो दोनों गुणा हो जाएंगे, c भी और sec x भी। तो यहाँ से y बराबर आएगा c sec x। कैसे करके? टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग कर लिया तो इसके लोग यहाँ से हट जाएंगे
तो ये आ गया। अब जो y आया है यहाँ हमें क्या लिखना है, यहाँ लिखना है y 1 और x 0 जो दिया है। तो देखो 1 रखो और यहाँ c और sec 0। sec 0 का मान 1 होता है तो c यहाँ से 1 आ जाएगा। c का मान ये जो आया है ये हम फर्स्ट में रखेंगे। y बराबर हो जाएगा 1 इंटू sec x, यानी कि y बराबर sec x। बस ये आपका आंसर बन गया। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, बिंदु 0 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण दे रखा है। तो ये जो अवकल समीकरण दिया है इसी को हम लिख लेंगे। ये दिया है, इस y डैश को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। ये हुआ। अब यहाँ से dy को तो अकेला छोड़ दो, dx को उधर ले जाओ x के पास, x के फलन के पास, तो ये बना। अब एक काम कर लेते हैं, इसको पूरे को उठाओ और एक अलग से इंटीग्रल ले लो, क्योंकि इसकी ज़रूरत अलग से पड़ने वाली है। तो ये कर लिया हमने, यहाँ से इसको लिया और इसका इंटीग्रल कर दिया। इंटीग्रल करने में देखिए क्या करेंगे, ये x को छोड़ेंगे, साइन x का इंटीग्रल करेंगे, फिर माइनस डिफ्रेंशिएट करेंगे e की पावर x को और इंटीग्रल करेंगे साइन x का, और फिर ओवरऑल इतने का इंटीग्रल कर देंगे। ex साइन x का आएगा माइनस कोस x, फिर माइनस e की x साइन x का हो जाएगा माइनस कोस x। ये हुआ। फिर e की x माइनस बाहर कोस x, फिर ये माइनस और माइनस प्लस e की x कोस x dx। अब ये देखिए, मैं इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे लूँ। हाँ, ये हो जाएगा माइनस e की पावर x कोस x, लेकिन ये तो फिर वही फॉर्म आ गई, फिर दोबारा से वही काम करना है। तो दोबारा करना है तो इसका मतलब ex छोड़ दीजिए, कोस x का इंटीग्रल करिए, फिर माइनस डिफ्रेंशिएट करिए e की पावर x को, इंटू इंटीग्रल करिए कोस x का, ओवरऑल इंटीग्रल हो जाएगा माइनस e की पावर x कोस x प्लस e की पावर x और कोस x का इंटीग्रल साइन x होता है, फिर माइनस e की पावर x और इसका साइन x dx। तो देखिए ये तो फिर वही पोजीशन आ गई जिस पोजीशन में हम चले थे, i इक्वल टू समथिंग था, तो ये तो वही आ गया। तो इसका मतलब ये भी i लिखा जाएगा क्योंकि ये i हमने माना था, प्लस e की पावर x साइन x माइनस i। जब i इधर आएगा, ये i इस i के पास आएगा तो ये 2i हो जाएंगे, और यहाँ से e की पावर x कॉमन लिया, बचा साइन x माइनस कोस x। इसका मतलब i जो आया वो e की पावर x बाई 2 इंटू साइन x माइनस कोस x आ गया, i का मान। और ये i का मान हमें कहाँ रखना चाहिए, तो फर्स्ट में रखना चाहिए। तो देखिए वहाँ था dy, चलिए मैं एक बार उसको इंटीग्रल नहीं किया था तो इंटीग्रल के साइन भी लगा देता हूँ, ज़्यादा बेटर लगेगा। बराबर इसकी जगह हम लिखने वाले हैं e की पावर x अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस कोस x प्लस c, और इसको तो y लिख देंगे, y बराबर e की पावर x बटे 2 साइन x माइनस कोस x प्लस c। लेकिन ये कहाँ है, तो देखो कौन से बिंदु पर दिया है, 0 0 पर दिया है। इसका मतलब बिंदु 0 0 पर x बराबर 0 और y बराबर भी 0, तो ये हुआ 0, यहाँ 0 रखेंगे, साइन 0 माइनस कोस 0 प्लस c। देखो c का मान क्या आएगा, यहाँ से साइन 0 तो 0 हुआ और ये हुआ माइनस का 1 बन जाएगा यहाँ, तो c बराबर जो आएगा वो प्लस का 1/2 आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस का 1/2 जब इधर जाएगा दूसरी ओर तो प्लस का 1/2 बन जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है,
तो हमें ये जो सी का मान है ये इसमें रख देना है यहाँ पे। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको रखिए और आपका आंसर बन जाएगा। तो y इक्वल टू ई की पावर x बाई 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस 1/2 बाहर भी ले सकते हैं कॉमन, और नहीं तो इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। 1/2 कॉमन लेके अगर इसको करना चाहें 2y हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस 1 को इधर भी लाना चाहें तो ला सकते हैं, और बस इससे ज़्यादा आप इसको मत करना। ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। तो बस आंसर आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस आपका समाकलन अच्छा होना चाहिए और आप इंटीग्रल अच्छे से कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, अवकल समीकरण दिया है के लिए बिंदु 1 - 1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। देखिए जो फंक्शन दिया है उसको पूरा लिख लेते हैं। x + 2 y + 2, इसमें y को y के पास ले जाएंगे dy के। देखो y dy यहाँ बच रहा है अपॉन में y + 2, यहाँ x + 2 बच रहा है, इसके नीचे x आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब कर देंगे इंटीग्रल टू इंटीग्रल करने में y अपॉन y + 2 dy और यहाँ x + 2 अपॉन x dx। तो ये ऐसे इंटीग्रल होगा नहीं, इंटीग्रल करने के लिए थोड़े से इसमें संशोधन करने पड़ेंगे। एक काम कर लीजिए, इसमें 2 जोड़ के 2 घटा दो। क्यों घटा रहे हैं अभी पता लग जाएगा, क्योंकि ऐसा हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है। यहाँ x के नीचे x अलग ले लो और 2 के नीचे x अलग ले लो, ऐसा भी कई बार कर चुके हैं। अब देखिए ये जो y + 2 है इसके नीचे y + 2 को अलग से लेंगे और इस 2 के नीचे अलग से लेंगे, ठीक है। तो जब तक ये सरल नहीं हो जाते, ऐसी अवस्था में नहीं आ जाते कि हम इसको इंटीग्रल कर पाएँ, तब तक इसे नहीं करना है ना। देखो ये इससे पूरा कटा 1 आया, तो 1 dy अलग और ये अलग, फिर यहाँ 1 अलग और ये अलग, सारे अलग अलग कर दिए। देखिए अब इंटीग्रल करना शुरू कर दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हो जाएगा y - 2 log y + 2, फिर ये x बन जाएगा और ये 2 log x बन जाएगा, और प्लस में क्या आएगा, प्लस में c आएगा, एक कांस्टेंट ले लेंगे तब ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको पहले फर्स्ट मान के छोड़ दो क्योंकि हमें c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू यहीं से निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। देखिए बिंदु है 1 - 1 पर क्या करना है, x तो 1 लिखना है और y -1 लिखना है, -1 यहाँ पे भरेंगे फ्रॉम फर्स्ट। y की जगह -1 -2 log -1 + 2 बराबर x की जगह 1। देखो यहाँ -1 बचा, माइनस के 2 लोग 1 हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, 1 प्लस ये भी 0 बन जाएगा, और c का मान यहाँ से जब 1 उधर आएगा तो माइनस के 2 आएंगे। ये मान हम फर्स्ट में रखेंगे, तो ये हो जाएगा y - 2 log y + 2 बराबर x + 2 log x, प्लस नहीं बल्कि -2 लिखो सीधा c का मान। अब इसे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, वैसे तो आंसर आ गया लेकिन थोड़ा सा इसको ठीक से कर लेंगे। तो क्या करेंगे, देखो इसको ले आओ इधर या इसको उधर ले आओ, क्या दिक्कत है, इन दोनों को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा y - x और प्लस के 2, इसको उधर ले जाएंगे 2 log x प्लस 2 log y + 2। थोड़ा सा चेंज, इसको लोग x² लिख सकते हैं क्योंकि पावर जो बाहर मल्टीपल में है वो पावर में पहुंच जाएगा, इसी प्रकार से ये भी पहुंच जाएगा। और अगली लाइन में ये दोनों मल्टीपल में पहुंच जाएंगे इस प्रकार से, और ये जो y - x + 2 है ये रहेगा।
बस इससे ज़्यादा इसको मत करना, बहुत आसानी से आपने सवाल पूरा कर दिया है। तो देखिए आगे आपका वक्र और बन गया क्वेश्चन नंबर 16, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बिंदु 0-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। देखिए इसने क्या क्या कहा है, पहले हम उसी चीज को नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए बिंदु x y पर प्रवणता क्या होगी, तो ये होती है dy/dx, ये प्रवणता होती है बिंदु x y पर। और दिया क्या है इसने, इस हिसाब से हम लेके चलें। देखो ये तो प्रवणता गुणा बिंदु का y निर्देशांक, यानी कि y बराबर है किसके, उसके x निर्देशांक के। x निर्देशांक मतलब x ले लेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा y dy इक्वल टू x dx। फिर क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। बहुत आसान सवाल है। समाकलन करने से y dy इक्वल टू x dx कर देंगे, तो ये आएगा y² बराबर x² प्लस c। अब हमें चाहिए बिंदु 0-2 पर, इस पर चाहिए 0-2 पर x 0 और y-2, यहाँ पे रखो -2 का वर्ग अपॉन 2 इक्वल टू 0² प्लस c। तो ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2, इसका मतलब c का मान आ गया 2। ये जो c का मान आया है फर्स्ट में रखेंगे, तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू x² प्लस 2। यहाँ पर दो लघुत्तम लेंगे, तो बन जाएगा x² प्लस 4, इस 2 से 2 कटेगा, y² बराबर x² प्लस 4 या y² माइनस x² बराबर 4। तो ये जो आंसर बना है ये बिल्कुल सही सा आपका आंसर बन गया है, इससे ज़्यादा इसको मत करना, ठीक है। समझ में आया होगा, बहुत आसान सा सवाल है। तो बस थोड़ा सा ये चीज़ है कि अगर ये कंडीशन बन जाती है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18। एक वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4 -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। यदि यह वक्र बिंदु -2 1 से गुजरता हो तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था dy/dx होती है, एक बात। दूसरा ये कह रहा है कि बिंदु इस पर जो प्रवणता है स्पर्श बिंदु को बिंदु दिश से मिलाते हुए किससे, -4 -3 से की प्रवणता की दुगुनी है। तो देखिए इस पर भी हम प्रवणता निकाल देंगे। बिंदु x y और -4 -3 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता तभी कंडीशन बन के आएगी जब ये चीज़ हम पहले निकाल के रख लेंगे। तो ये हो जाएगा y -3 और x -4, यानी ये y + 3 और ये x + 4 बन जाएगा। अब देखिए उसकी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कंडीशन बनती है कि ये प्रवणता, देखो इसने क्या कहा कि ये प्रवणता इस प्रवणता के डबल है, dy/dx। ये दूसरी जो प्रवणता है y + 3/x + 4, इसका है डबल, ठीक है। तो y को y के पास ले जाओ, dy/y + 3 और 2 × dx/x + 4। अब कर लेंगे इंटीग्रल। अब इंटीग्रल करने में कोई नुकसान नहीं, तो ये हो जाएगा
प्रकार से इसको इंटीग्रल के साइन लगाए और फिर यहाँ देखा इसके इंटीग्रल करके, तो ये तो log y प्लस 3 बन जाएगा और ये log x प्लस 4 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट c लिया, फिर इसको हम 1 छोड़ देंगे और फिर एक बिंदु बोला है इसने, बिंदु -2 1 पर x -2 लिखना है, y 1 लिखना है यहाँ पे। तो log 1 प्लस 3 2 log x की जगह -2 प्लस 4 प्लस c, तो ये हो गया log 4 बराबर 2 log 2 प्लस c। तो log 4 बराबर ये भी बन जाएगा log 4, क्योंकि ये 2 वहाँ स्क्वायर में पहुँच जाएगा, तब ये दोनों कट जाएंगे और c बराबर 0 आएगा। तो जब c 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको रखेंगे, log y प्लस 3 बराबर log 2 log x प्लस 4 प्लस 0। तो ये हो जाएगा log y प्लस 3 और ये बन जाएगा log x प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये x प्लस 4 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ बाहर है तो स्क्वायर में पहुँच जाएगा। अब दोनों ही क्या करेंगे, लोग हट जाएंगे, एंटी लोग कर देंगे, टेकिंग एंटी लोग। एंटी लोग लेने पर क्या होगा, लोग हटे तो y प्लस 3 बराबर x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको यहीं छोड़ दें, चाहे तो एक और वर्ग खोल के एक समीकरण जैसी बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा आपको उचित लगे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आसान बन गया, लेकिन बना कब, जब हम ये कंडीशन लेकर आए। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, 3 सेकंड बाद 6 इकाई है, तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सवाल को समझना पड़ेगा, तब जाकर सवाल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देख लीजिए, मान लीजिए गुब्बारे का आयतन, गुब्बारा कैसा है, तो गुब्बारा गोलाकार है, v इसका आयतन मान लिया। तो ये जो कह रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो v है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ये तो बोला है इसने, देखो गुब्बारे की जो त्रिज्या है वो 3 इकाई है, लेकिन समय कितने समय, 3 सेकंड बाद। इसका मतलब समय के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इसलिए जो डिफर हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। कौन, आयतन। और स्थिर गति से बदल रहा है, तो एक स्थिरांक मान लिया k। ओके, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। v हम रखेंगे, गोले के आयतन का सूत्र लिख देंगे, जहाँ पे त्रिज्या तो हमें पता है, r नहीं पता होते तो मान लेते हैं। तो देखिए ये हुआ। अब इसका क्या करेंगे, कर देंगे इसका डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा 4/3, ये बन जाएगा 3 × 3πr² इक्वल टू, सॉरी r का भी बनेगा, r का बन जाएगा dr/dt और ये k, 3 से 3 कटा तो ये होगा 4πr² dr और ये dt वहाँ पहुँच जाएगा k की गुणा में। अब ये जो हुआ, ये जो आया, इसका हम कर लेंगे इंटीग्रल, टू इंटीग्रल 4πr² dr और k dt। ये देखो क्या बना, ये फिर वही से बन जाएगा सेम, देखो 4/3πr³ ये बना इक्वल टू kt प्लस c। ये हो गई फर्स्ट। अब इसमें जब ये कह रहा था t0, क्योंकि कोई बात ही नहीं हुई थी, 3 इकाई इसकी त्रिज्या थी, 3 इकाई त्रिज्या थी कब, जब टाइमिंग 0 थी, तब की बात है ये। तब r3 रखिए मान इसमें, तब यहाँ से c का मान आ जाएगा, 4/3πr की जगह 3 k × 0 + c।
3 से कटेगा, 3 का वर्ग 9 चौके 36 पाई बराबर सी, यानी कि जो सी का मान आया है वो आ गया 36 पाई। अब ये मान हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट में रख के क्या हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के डी प्लस 36 पाई, ये हो गई समीकरण। अब हमें क्या लिखना है, अब टी कितना हो गया 3 सेकेंड और आर कितना हो गया 6 इकाई, आर बराबर 6 रखने पर ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये स्थिरांक चाहिए, हमें स्थिरांक नहीं पता है। देखिए 4/3 पाई आर 6, के की जगह नहीं पता, टी है 3 और सी का मान हमें पता है। देखो 3 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, देखो 4 पाई गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 बटे 3 दूनी 6 बराबर 3 के प्लस 36 पाई, 6 6 36 दूनी 72 चौके कितने 288 पाई बराबर 3 के प्लस 36 पाई, अर्थात 3 के बराबर 36 पाई उधर घट जाएगा जो कि 252 पाई आएगा, और के यहाँ से 3 इसके नीचे जाएगा, 3 8 24 3 चौके 12, के का मान आ गया 84 पाई। अब ये मान हमें फिर यहाँ रखना है, ठीक है। समीकरण में रखने पर 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के की जगह हमें क्या रखना है, तो के की जगह 84 पाई रखना है, 84 पाई टी और प्लस 36 पाई, ठीक है, ये आ गया। अब इसे और सरल करना है, देखिए यहाँ करेंगे हम इसको 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 84 पाई टी प्लस 36 पाई। अब क्वेश्चन में पूछा है त्रिज्या, तो देखिए ये त्रिज्या है, बस हम इसको निकाल देंगे तो ये पूरा उधर उठ के चला जाएगा, 3/4 ये पाई भी नीचे, 84 पाई टी प्लस 36 पाई, ऐसे हुआ। अब देखिए बाहर क्या निकाल सकते हैं, तो 4 पाई निकाल दो बाहर, है ना, मेहमान आ गए, 4 पाई निकालो बाहर भाई, 4 पाई निकालेंगे तो 4 दूनी और 4 एकम प्लस 4 9, ये बचा अंदर, कटे, इसीलिए तो निकाली थी 4 पाई की कट जाए, तो 3 बाहर 21 टी प्लस 9 अंदर ये हुआ। 3 और भी निकल सकता है बाहर, तो ये 9 इंटू 3 7 7 टी प्लस 3, और आर बराबर यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू 7 टी प्लस 3, इसकी पावर ये जो क्यूब थी उधर जाके 1/3 हो जाएगी, आंसर आपका बन गया, ठीक है। तो देखिए आंसर तो बहुत पहले आ चुका था, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें बाकी रही थी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। तो बहुत आसान आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलिए फिर। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है, यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए। एक वैल्यू दी है, log 2 की वैल्यू 0.6931। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये मूलधन मान लो, माना मूलधन, प्रिंसिपल कहते हैं इसको, P मान लिया हमने। मूलधन में वृद्धि किस हिसाब से बोल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग बोल रहा है ना। किसके अनुसार होती है वृद्धि, टाइम के। कोई भी धन तब बढ़ता है जब उसमें टाइम स्पेंड होता है, तो यानी कि dP dt अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, ये जो वृद्धि होती है मूलधन में ये क्या होता है, ब्याज होता है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर, दर दे रखी है, गुणा समय 1 साल का लिया और अपॉन 100। तो यहाँ से जो dP/dt आया वो PR/100 आ गया। इस dP के नीचे P को ले लो और उस dt को ले लो R/100 के साथ में,
अब कर देंगे इंटीग्रल कर देंगे। ऐसा करने से इसका इंटीग्रल कर लेंगे, एक निशान लगाएंगे पहले। तो देखिए ये हो जाएगा log p, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर टी प्लस अपॉन 100 प्लस सी। एक कांस्टेंट भी हमने इसमें ले लिया। अभी जो कांस्टेंट है इसके पास हम इसको लेके जाना पड़ेगा। तो एक काम कर लो, इसको log c ले लो, बस ये चीज़ थोड़ी सी टर्निंग पॉइंट बन जाती है इस क्वेश्चन में। इसको जब इधर लाए log p के पास तो ये माइनस का हुआ, तो ये हो जाएगा log p अपॉन सी इक्वल टू आर टी बाई 100, और p अपॉन सी इक्वल टू अगर हम निकालना चाहें तो ये पूरा e की पावर में आ जाएगा। ये भी log का मेथड है, log हटेगा और log हटने के बाद में ये आ जाएगा पावर में e की। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद p बराबर सी ई की पावर आर टी बाई 100, एक समीकरण बनी। अब देखिए t कितना था, t 0 था, तब p 100 रुपये था। देखो 100 रुपये था प्रारंभिक मूलधन, तो इसका मतलब तब t 0 था, तब तो टाइम स्पेंड नहीं हुआ था। t 0 था तो p 100 था। अब बाद की बात बाद में करेंगे, यहाँ से हम c निकाल लेंगे। p का मान 100, c ई की पावर r गुणा 0/100, यानी कि c का मान 100 आ गया। इसका मान तो 1 हो जाएगा। ये c का मान आया 100, तो यहाँ रखो फ्रॉम फर्स्ट p बराबर 100 ई की पावर आर टी बाई 100। अब देखिए जब अब टाइम हो गया 10 वर्ष, तब पूछ क्या रहा है, तब p क्या होगा ये पूछ रहा है। बस अब हमें एक लाइन और चलनी पड़ेगी कि इसी में जहाँ t यहाँ 0 लिखा था पहले, हम इस बार 10 लिखेंगे और यहाँ इससे आंसर बन के आएगा। देखो p बराबर c ई की पावर आर टी बाई 100, इसमें मान रखेंगे c की जगह 100 ई की पावर r गुणा 10 और बटे 100। ठीक है, तो ये हो गया 100 ई की पावर 10r/100, यानी कि सॉरी r/10 हो जाएगा ये, और p यहाँ आएगा 200। ये चीज़ देखिए p कह रहा है 200 हो जाएगी, मतलब 2 गुनी हो जाएगी, ये चीज़ बोल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है r। r का मान चाहिए 10 वर्षों में दुगना हो जाएगा बोल रहा है, तो ये चीज़ हो गई। अब इस 100 को 200 के नीचे लेके जाओ, e की पावर r/10, ये हो गया 2, तो इसका मतलब log 2 बराबर आएगा r/10 के। log 2 का मान तो हमें पता है, ई बेस पर 0.6931 दिया है r/10, और 10 किसमें मल्टीपल, तो 10 गुणा 0.6931, ये हो गया 6.931, इतने %। तो ये r बन गया। ठीक है, तो देखिए आसान सा सवाल बन गया ये भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कुछ इसी प्रकार का सवाल ये भी है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। यहाँ r दिया है तो राशि पूछी है, ठीक है, अमाउंट पूछा है। तो माना मूलधन बराबर p और रेट है 5%, तो जो मूलधन में वृद्धि होगी जिसे हम ब्याज कहेंगे वो टाइम के अकॉर्डिंग होगी। तो ये होगा p गुणा r गुणा समय यानी कि t अपॉन 100 dp/dt। p है p, r है 5, टाइम है 1 और बटे 100। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा dp के नीचे ये p आ जाएगा और ये dt उधर जाएगा। 5/100 को लिख लो 0.05,
ये बन गया। अब कर लेंगे इंटीग्रल तो डी पी अपॉन डी सॉरी पी 0.05 डी टी, ये बन गया log पी बराबर 0.05, क्योंकि डी टी है तो ये बन जाएगा टी, और प्लस में एक कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा, तो कांस्टेंट भी लिया। ये हुआ log P माइनस log C इक्वल टू 0.05 टी, तो ये बन जाएगा log P अपॉन C इक्वल टू 0.05 टी। अगर P अपॉन C यहाँ से ले लें तो ये पूरा E की पावर में आ जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ से हमें C चाहिए, तो P यहाँ से बन जाएगा C E की पावर 0.05 टी। एक बात हुई, C का मान निकालने के लिए देखो T कितना लेना पड़ेगा। जब T 0 था तो P 1000 था। देखो ये बोल रहा है कि 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं शुरू में, तब टाइम तो कुछ नहीं था, इसका मतलब टाइम 0 रहेगा। तब P बन जाएगा यहाँ से P की जगह 1000 लिखा जाएगा, और C तो सेम लिखा जाएगा, E की पावर 0.05 T की जगह 0। तो ओवरऑल E की पावर 0 जब बनेगा तो एक मान आएगा, यानी कि C 1000 आ जाएगा। C 1000 आ गया। अब टाइम कितना है? अब टाइम है 10 वर्ष। टाइम 10 वर्ष है। जब टाइम 10 वर्ष है तब P क्या बनेगा? देखिए P बन जाएगा, C की जगह 1000 लिख लेंगे, E की पावर 0.05 और T की जगह लिखेंगे 10, तो ये हो जाएगा 1000 गुणा E की पावर 0.5, और इसका मान दिया है, देखो इसका मान दिया है 1.648, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1000 गुणा 1.648, गुणा कर लेंगे तो ये 1648 आ जाएगा, इतने रुपए। बस हो गया आंसर। P ही ज्ञात करना था इसमें, तो P हो गया आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, ध्यान से समझना नहीं तो बाउंसर जाएगा। किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1,00,000 है। 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2,00,000 हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनमें उपस्थित संख्या के समानुपाती है? तो देखिए इसने दिया क्या है, पहले तो ये चीज समझ लेते हैं। इसमें संख्या दे दी जीवाणुओं की प्रारंभिक 1,00,000, और कुछ समय अंतराल बाद 2 घंटों में 10% की वृद्धि होती है। 2 घंटों में इनकी संख्या में कितनी वृद्धि होती है, ये भी एक दे दिया आंकड़ा। कितने घंटों में 2,00,000 हो जाएगा ये पूछा है। माना T समय में जीवाणुओं की संख्या y मान लिया हमने, y है, तो ये जो y है ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा dy बाय dt। इसको एक कांस्टेंट माना k, स्थिरांक k, तो ये हो जाएगा dy बाई, अच्छा ये y t लिख दिया क्या मैंने, हाँ y हो जाएगा, तो ये y और ये k dt बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रल कर लेंगे, इंटीग्रल dy बाई y और k dt। देखिए ये बन गया log y और ये बन गया kt प्लस c। तो जब t 0 तो y हम यहाँ y0 मान लेंगे बस, या y1 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो log y का हो जाएगा y0, ये हो जाएगा पूरा 0, तब c का मान हमने log y0 निकाल लिया। इस मान को हम फर्स्ट में रखेंगे, तो log y इक्वल टू kt प्लस log y0। इस y0 को उधर लाएंगे, ये इसमें से घट जाएगा kt, तो ये हो जाएगा log y अपॉन y0, ये हुआ।
इसको हम इस समीकरण नंबर 2 बना के छोड़ देंगे। इसके बाद क्या कह रहा है कि 2 घंटे में जीवाणु की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। 2 घंटे में, यानी कि t बराबर 2 है, t बराबर 2 में जीवाणु की संख्या में वृद्धि बराबर 10% है। तो देखो ये जो y है ये कितना बन जाएगा, ये y0 का 100 प्लस 10% यानी कि 110% बन जाएगा। 0 से 0 कटा, यानी कि y बराबर यहाँ से आएगा 11/10 y0। ये चीज़ हो गई। अब ये मान हमें कहाँ रख लेना चाहिए, t2 और y की जगह इतना, ये हमें इस समीकरण 2 में रख लेना चाहिए। चलिए इसको रख लेते हैं यहाँ पे, log 11/10 y0 अपॉन में y0 लिखेंगे बराबर k इंटू टी की जगह 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा log y0 से y0 कटेगा, log 11/10 बराबर 2k, या k का मान यहाँ से आ जाएगा 1/2 log 11/10। अब ये मान हमें कहाँ रखना चाहिए, ये मान फिर हमें इसमें सेकंड में रख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा log y अपॉन y0 बराबर k की जगह 1/2 log 11/10 t, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते k का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये जो रेशियो है ये वाला, ये है कितना, तो बहुत आसान चीज, y अपॉन y0 जो है भाई 2 लाख हो गए थे, कितने, 1 लाख। तो ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है और ये इसकी अंतिम अवस्था है, ये आ गया 2। अब ये मान हम यहाँ रख लेंगे, log 2 बराबर 1/2 log 11/10 t। अगर हम यहाँ से t निकालना चाहें तो t आ जाएगा, पूरा उधर ले जाओ, यह आ जाएगा 2 log 2 अपॉन log 11/10, यह आ जाएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ मत करो, आंसर बन गया बस, इससे ज़्यादा इसको मत करो आप। तो देखिए दोबारा इसको देखिए, मान लीजिए t समय में जीवाणुओं की संख्या y माना, तो ये जो y है चेंज किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से dy/dt बराबर एक k कांस्टेंट मानना, स्थिरांक मानना, इंटू y। इस y को हम नीचे ले गए और इसको इंटीग्रल कर दिया, तो ये हुआ log y बराबर kt प्लस c का मान निकालने के लिए t 0 लिख दिया और y 0 लिख दिया। y0 मतलब y की प्रारंभिक अवस्था, तो यहाँ से c आया log y0। इस c के मान को हमने फिर इसी फर्स्ट में रख लिया, और यहाँ से log y अपॉन y0 बराबर kt जो आया, इसमें से हम k का मान भी निकालना चाहेंगे क्योंकि k का मान हमें नहीं पता। t बराबर 2 में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि 10% हो रही है, तो जो y है वो किस अनुसार चेंज हुआ है, 10% के हिसाब से। तो जो इसकी प्रारंभिक अवस्था है उसका वो 10% अधिक हो जाएगा, इसका मतलब 110/100 y0, 0 से 0 कट के 11/10 y0 आया। इसका मान हमने कहाँ रखा, इस y का मान हमने यहाँ रखा 2 में, यहाँ पे देखो, तो ये 11/10 आया। k का मान निकालने के लिए k का मान निकल के आया और फिर हमने फिर इसी में रख दिया इस k के मान को, यहाँ पे देखिए। फिर देखो ये हमें y अपॉन y0 लाना था, तो ये प्रारंभिक अवस्था, सॉरी अंतिम अवस्था अपॉन प्रारंभिक अवस्था है, इसका मान है 2, यहाँ 2 रखा तो t का मान निकल के आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23, dy/dx दिया है e की पावर x प्लस y, इसे हम लिख सकते हैं e की पावर x गुणा e की पावर y। अलग अलग करने हैं क्योंकि हमें ये dy के नीचे इसको ले आएंगे और ये e की पावर x dx ऐसे हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, ऐसा हो गया। अब एक काम कर लीजिए, इसको उठा के उधर ले जाओ, यानी कि इसको हम बना सकते हैं इस प्रकार का, ये। अब कर लेंगे इंटीग्रल, ये हो जाएगा e की x dx माइनस
e की पावर माइनस वाई डी वाई बराबर 0। ये बन जाएगा e की पावर x, और ये माइनस बाहर आएगा, एक माइनस ये है तो e की पावर y बन जाएगा, और बराबर में एक कांस्टेंट ले लो। देखो ये आंसर बन गया। कौन सा है? ए का मतलब ए सही है। तो हो गया आपकी एक्सरसाइज। अब आपको क्या करना है कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस करिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर लेके आइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।